नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपका क्या टेक हो, क्या अप्रोच हो टूवर्ड्स क्लोज 3:30 तक बात करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे प्रशांत सावन, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ट्रेड्स पर बातचीत करेंगे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। हालांकि अभी गुड मॉर्निंग ही ठीक है, अभी 11:57 हुए, 3 मिनट बाकी हैं अभी, तो गुड मॉर्निंग। आता हूँ मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बजरा इंडस्ट्रीज को देखते हैं आपके स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक इज ए डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक लेके आइए जरा प्लीज। जो ट्रेजेक्ट्री थी प्राइस के ओपन होने की, उसके बाद एक और टिक लगा था ऊपर का, लेकिन अब हम डे लो पर है। निफ्टी आईटी इज ए डे लो और निफ्टी को आप कह सकते हैं कि स्टिल मेंटेनिंग इटसेल्फ, अभी भी जूझ रहा है अपने आप को अपने डे के लो को प्रोटेक्ट करने में। देखिए, आज सुबह से चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे वो निफ्टी हो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए इसने मजबूती दिखाने के लिए, और दिखाई भी, लेवल्स को पार भी किया इसने। बट एक चीज है, अभाव है ना, जो पुलबैक्स आ रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा, अगर आप देखें, पेचीदा कारण है। जरा प्लीज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। सिंगल हैंडेडली, अकेला, सिर्फ रिलायंस वो एफर्ट कर रहा है निफ्टी को स्टेबल करने का। अदर देन दैट, अगर आप रिलायंस के सिवा देखें, एसबीआई का सरकना है। मेरे ख्याल से एसबीआई, अगर मैं सही हूं, अभी मैंने देखा नहीं है, इज नाउ ट्रेडिंग बिलो 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज पोस्ट अर्निंग्स। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, इनका बैकफुट पे आना, वो जो पूरी की पूरी मशक्कत रिलायंस की और एलएनटी की है, उसको हाथों हाथ अगर आप देखें तो नलीफाई, खत्म कर दे रहा है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी एज ए डे लो, और थैंक्स टू रिलायंस, थैंक्स टू एलएनटी के अभी तक निफ्टी सिंक नहीं हुआ है। और एक और चीज, आज की सबसे कमजोर कड़ी है निफ्टी आईटी इज डाउन अबाउट 1.3%। बात यह है कि सोमवार को एक गैप डाउन हुआ। आपने सडनली, अगर आप देखें, 25,135 से एक 500 अंकों का ड्रॉप देखा, फिर एक पुल बैक लिया। उस दिन निफ्टी आईटी स्टेबल था। एक सेंस मिल रहा था कि निफ्टी आईटी आज एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है। ये कल भी बाजार सिंक हुआ 500 पॉइंट, ये कल भी स्टेबल रहा, लेकिन आज ये फिर कोलैप्स होता हुआ, और आप यकीन मानिए निफ्टी आईटी का आज का लो ऑलमोस्ट कल के लो से सिमिलर है, लास्ट वीक के लो से सिमिलर है। यानी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फियर ऑफ क्रिएटिंग ए फ्रेश लो अब निफ्टी आईटी में परसिस्ट करता है। तो आपकी स्ट्रेंथ को रिलायंस के द्वारा दी गई, एलएनटी द्वारा दी गई, हाथों हाथ खत्म कर दिया आईटी ने, हाथों हाथ खत्म कर दिया एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो क्या सुबह मेरी अप्रोच थी कि हमें अगर एक पुल बैक ट्रेड करना है तो वी नीड एटलीस्ट अ क्लोज और एक सस्टेन सेशन अबव 621। 621 क्या है? अगर आप निफ्टी पे जाएं, बहुत बारीकी से देखें तो ये कल की, परसों की कैंडल का अगर आप देखें, लोवेस्ट क्लस्टर मोर और दैट वो जोन है। 621 के ऊपर अगर आप एक सेशन सस्टेन कर जाएं, एक सेशन क्लोज हो जाएं, शॉर्ट होल्डर्स को आप चैलेंज करें, देन अ स्विंग इज पॉसिबल टुवर्ड्स RS2। लेकिन याद रखिएगा, प्लीज ग्राफिक्स लेके आइए सुबह के, बट उसके लिए आपको एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, वेदर इट्स रिलायंस, वेदर इट्स निफ्टी आईटी, वेदर इट्स निफ्टी बैंक, इन सब का एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ अगर आप देखें आपका रिलायंस चल रहा है, निफ्टी आईटी सिंक हो रहा है, निफ्टी बैंक सिंक हो रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको इस ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलना है तो आपको एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, वेदर इट्स स्ट्रेंथ और शॉर्ट कवरिंग। वो कॉम्बिनेशन विजिबल नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। आइए जरा देखते हैं। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इंट्राडे में हम 621 के ऊपर एक बार फिर से चले जाएं, बट देख लीजिएगा कि निफ्टी आईटी कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, निफ्टी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, निफ्टी बैंक अपना RS1 बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर निफ्टी आईटी का हाल यही रहा तो आपके 3 पिलर्स में से अगर एक पिलर सिंक हो रहा है तो आप रिबिल्ड नहीं कर पाएंगे अपने आप को, आप शॉर्ट कवरिंग के फेज में नहीं जा पाएंगे। सो दैट केस ऑफ गोइंग लॉन्ग अबाउ RS1 अभी भी अगर आप देखें इस इंडेक्स के चलते परसिस्ट नहीं करता है। और मेरे ख्याल से अगर मैं होता तो शायद एक सेशन इसके ऊपर हम टिक जाएं, तब अगर आप देखें कोई शॉर्ट कवरिंग का केस बनेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक काम करिए, जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, फिर प्रशांत के पास चलेंगे कि निफ्टी के ऑप्शंस के स्टैट्स क्या करें। याद रखिएगा, एक फैक्टर और है, वो है एक्सपायरी फैक्टर, है ना।
एक्सपायरी फैक्टर जो है, टर्बुलेंस जो है उसको लेता हुआ आएगा। और टर्बुलेंस इसलिए, आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, हम तो खैर बीएससी के स्टैट्स नहीं देखते, बट स्टिल 600 पर आज 53 लाख कॉल बिकी, 53 लाख पुट बिकी। रिलायंस चल रहा है, बैंकिंग स्टॉक सिंक कर रहा है, रिलायंस चल रहा है, आईटी सिंक कर रहा है। सो एक सेंस मिल रही है कि निफ्टी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस और एटलीस्ट अ ट्रेडिंग बेस, या फिर एटलीस्ट एक रेंज एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है क्लोजर टू 24,600, 550 और 650, इस 100 पॉइंट के दायरे में। देखिए ना, सेम क्वांटम में पुट कॉल बिकी है। सिंपली मीन्स निफ्टी विल ट्रेड क्लोजर टू 25,600। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत लग रही है, ना ऊपर की तरफ बहुत, ना नीचे की तरफ बहुत। ये भी हो जाए ना जनाब तो ठीक है। अभी मेरे को शायद फॉर द टाइम बिंग, कंसिडरिंग दीज 3 क्रिटिकल, और जिसे कहते हैं ना डाइवर्जेंस के जो है ना, जो 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 परसिस्ट कर रहा है, रिलायंस ऊपर, निफ्टी आईटी नीचे, निफ्टी बैंक स्केप्टिकल, ऐसे में लॉन्ग ट्रेड की या फिर पुल बैक ट्रेड की या फिर रिवर्सल ट्रेड की संभावनाएं नहीं बनती। सो अवॉइड एज ऑफ नाउ। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक में आज मैं जरा आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार एसबीआई रखिएगा। कल पीएसयू बैंक्स की पिटाई ज़बरदस्त हुई थी जनाब, और याद रखिएगा कल जो बैंकों में कोलैप्स था वो था कल पीएसयू बैंकों में। आज निफ्टी, यस, आज फर्स्ट टाइम पोस्ट अर्निंग्स एसबीआई इज बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये एक नया नेगेटिव फैक्टर जुड़ चुका है निफ्टी बैंक के साथ। मैंने सुबह क्लियरली कहा था, अ केस ऑफ शॉर्ट कवरिंग तभी बनेगा जब आप 59,100 के ऊपर एक सेशन से स्पेंड कर देंगे। ये कोई नॉर्मल प्राइस डैमेज नहीं था। और याद रखिएगा कोई भी चीज़ कंफर्टिंग नहीं है अभी आपके पास, ना आपके पास क्रूड अभी तक कोई रिट्रेस हुआ है। जब तक क्रूड रिट्रेस नहीं होगा आप पीएसयू बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कोई रिवर्सल ना देखिएगा। एक बार ऑप्शन सेट्स लेके आइए, क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं कॉल राइटर्स पुट राइटर्स। हम करीब करीब 58,732 पे हैं। एसबीआई सिंक हो रहा है, ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स सिंक हो रहे हैं। एसबीआई का बैकफुट पे ना 59,000 पे करीब करीब 1.5 लाख कॉल बिके हैं, 7 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 59,000 की पुट जो कि 8 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। प्राइस ऑलरेडी उसके नीचे, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग आपने अब आज के हाई को जो आप क्रॉस नहीं कर पाए वो था 100 डे में। तो स्टैट्स फेवर में नहीं है आपके। कॉल राइटर्स के पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, 88,000 पुट बिकी हैं, 59,000 पे आप ऑलरेडी उसके नीचे 300 पॉइंट के फ्रैक्शंस पे हैं। ये बाजार प्रशांत, आई मीन कितना कंफ्यूजिंग है इस वक्त। लुक एट रिलायंस, लुक एट एल&टी, लुक एट निफ्टी बैंक, लुक एट निफ्टी आईटी, और ये सब चीज़ हो रही है बड़े बड़े एवरेजेस के नीचे। क्या कहते हैं प्रशांत, इंडिसेस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून। और आपने सभी दर्शकों को नमस्कार। जो वर्ड आपने यूज किया कंफ्यूजिंग, तो बिल्कुल कंफ्यूजन इसलिए है, स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है, ट्रेंड डाउनवर्ड है, ठहराव है। मेरे हिसाब से एक पुल बैक आएगा जहां से बिकवाली फिर से हावी हो सकती है। पोजिशनल अप्रोच ये रहना चाहिए। तो मुझे अभी लग रहा है कि अगर हम लेवल्स के हिसाब से बात करें तो अभी निफ्टी में हम ऑलमोस्ट 24,600 के ऑलमोस्ट टच एंड गो लेवल में, 24,600, 24,600 स्पॉट लेवल। मुझे लग रहा है यहाँ से जो अहम लेवल ऊपरी लेवल पे वो 24,800, 24,750 ये बहुत जरूरी होंगे। डाउन साइड पे 24,400 का बहुत अहम सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि हम स्ट्रेट 24,100, 24,050 इन जोन्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप अगर किसी के पास भी शॉर्ट पोजीशन भी अभी है तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे रखिए। 40-50 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉसेस आपको इस मार्केट में रखने नहीं होंगे। हालाँकि इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी देखता हूँ, जो लो कल बना हुआ था, करीबन हम अगर देखें ऑलमोस्ट 8,458, 400, ये लो जो है यहाँ से हार्डली 3 साढ़े 300 पॉइंट दूर, ये बहुत अहम होगा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। अगर ब्रेक होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था, स्ट्रेट नोज डाउन टू 200 दिनों के एवरेज जो ऑलमोस्ट 57,500, 57,400 के जोन में, वहां तक जा सकता है, तो फॉल बहुत हो सकता है। तो 58,400 का लेवल ट्रैक करना होगा, ये ब्रेक हो जाए और इसके नीचे हम 1 घंटा भी सस्टेन करें तो शायद बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा कमजोरी दिखा सकता है। मेरी बात मानिए, अगर आप देखें जैसे प्रशांत ने अभी कहा कि एज ऑफ नाउ वीकनेस है, बट वीकनेस में अब आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं जो आपको भ्रमित करेंगे, है ना। देखिए, एक बार आप रिलायंस दिखाइए प्लीज़। विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट हमें एक इंडेक्स के बड़े कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, रिलायंस के साथ कुछ फैक्टर्स जुड़े हैं जो कि इसकी तेज़ी को स्पॉन्सर कर रहे हैं,
और रिलायंस इज ऑलमोस्ट गोइंग टू टच इट्स 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। इसका एक मीनिंग है, इसके पीछे खबर है। तो सारी स्ट्रेंथ रिलायंस में है। अदर देन दैट बहुत कुछ अगर आप देखें बाजार कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये डिलेमा, ये जिसे कहते हैं ना, आई मीन पशोपेश बनी रहेगी। टेक्निकल्स में एक चीज़ पढ़ाई जाती है, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। इट्स बेटर टू कीप योरसेल्फ आउट फ्रॉम इंडेक्स ट्रेडिंग। अभी हमारे पास ना बेस है, ना हमारे पास एक टफ रेजिस्टेंस है डिफाइंड बेस है। मुश्किल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो को जज करना बहुत मुश्किल है अभी। आते हैं ट्रेड्स पे। प्रशांत, 3 स्टॉक्स क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ पे एक लॉन्ग 2 शॉर्ट साइड पे होंगे। सबसे पहले लॉन्ग ट्रेड की बात करूंगा। मॉर्निंग शो में रेकमेंड करा था मैंने एयू बैंक। अच्छा मुंह दे रहा है, ऑलमोस्ट दिया है कि करीब ट्रेड कर रहा है, तो इसको फिर से रेकमेंड करूंगा। अभी ये 965 पे है, 955 का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो ऑलमोस्ट सुबह का बाइंग लेवल था। मुझे लग रहा है 980, 985, 980, 985 इस जोन तक ये जा सकता है। नेक्स्ट बिकवाली का ट्रेड होगा। हेवल्स में बिकवाली करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 1352, 1352। जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1300 का होगा, 1300। और अगला जो स्टॉक जहाँ पे वीकनेस नजर आ रही होगा आईसीआईसीआई प्रू। यहाँ पे मुझे लग रहा है 633, 634, 633, 34 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रख के बिकवाली करनी चाहिए। टारगेट मुझे लग रहा है 600, 595 इन जोन तक को ये टेस्ट कर सकता है। ओके, कितने ट्रेड्स हो गए? 3 हो गए। अच्छा, 3 के 3 ट्रेड हो गए। एक बार एक काम करिए, मुझे लगा शायद 2 ही ट्रेड हुआ है। जरा एक एक करके ट्रेड्स रखिए स्क्रीन पे, और उसके बाद हम रिलायंस से बातचीत करेंगे कुछ देर बाद। और नंबर्स लेके आइए प्लीज़, एक एक करके ट्रेड्स के। पहले था एयू बैंक। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बाय कॉल थी 966। कल हालांकि शॉर्टिंग हुई थी, कल पूरे बैंकिंग में शॉर्टिंग हुई थी। क्या अगर आप देखें प्राइवेट क्या सरकारी, सब में कल शॉर्टिंग हुई थी। लेकिन आज एक अच्छा रिवर्सल 20 रुपये ऊपर। हेवल्स सेल है ना 1336 पर। अगर आप देखें आपका हेवल्स सेल, ये हेवल्स को सेल लेने की वजह क्या है प्रशांत? मैं थोड़ा सा आपके इस ट्रेड को समझ में नहीं पाया। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें, एक जो अहम लेवल था, अगर हम पिछले पूरे स्ट्रक्चर को देखें, वो था करीबन 1350 से लेके 1340। ये लेवल ब्रेक होने के बाद उसको प्राइस रिटेस्ट कर रही है। नॉर्मली अगर ऐसा रिटेस्ट हो, वहां से बिकवाली फिर से हावी हो सकती है। और यहाँ पे गैप रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है, तो इस वजह से मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और इस वक्त जरा एक स्टॉक लेके आइए प्लीज। दैट्स वोडाफोन आइडिया। देखिए, वोडाफोन आइडिया के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें हुई, बहुत से नहीं हुई। पहले आया था एजीआर का मामला, लेकिन बात ये थी कि दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया की जो लाइसेंस फी है, क्योंकि देखिए लाइसेंस फी का रीअसेसमेंट होना था, जिसको शायद मेरे ख्याल से जो तारीख थी उसके मुताबिक 22 फरवरी तक की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी थी। असेसमेंट पूरा कर लिया है सीसीए ने, यानी कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स ने ये असेसमेंट पूरा कर लिया है। खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक सब्सटेंशियल रिडक्शन की बात हुई है। पेनल्टी कम करने के बाद ये रकम करीब 60 to 65% डेविएट करेगी, यानी कम हो जाएगी। इस पूरी खबर को समझते हैं असीम से। असीम, बताइए, बहुत महत्वपूर्ण खबर। और क्योंकि ये असेसमेंट होना था, रीअसेसमेंट, किस आधार पे इस पेनल्टी कम करने की बात कही गई है, और इसके बाद आई मीन ये मेजर रिलीफ है ये वोडाफोन आइडिया के लिए। असीम, जी सही कहा वीरेंद्र, वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी रिलीफ है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीबन 90,000 करोड़ रुपए का एजीआर का ड्यूज बकाया है, और 31 दिसंबर को जो कैबिनेट है उसने इसको फ्रीज कर दिया था, और दूरसंचार विभाग से कहा था कि आप रीअसेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद रीअसेसमेंट करने के लिए दूरसंचार विभाग ने अपने जो उसके सीसीएज है, जिसको कि फील्ड ऑफिस कहा जाता है या कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स बोला जाता है, उसको रीअसेसमेंट करने के निर्देश दिए थे। तो एजीआर के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक लाइसेंस फीस होता है और एक स्पेक्ट्रम चार्जेस होता है। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि लाइसेंस फीस का रीअसेसमेंट सीसीएस ने पूरा करके दूरसंचार विभाग को सौंप दिया है। दूरसंचार विभाग इसको फाइनल करने में जुटा हुआ है, तो इसके अंदर करीबन 60 से 65% की कमी देखने को ऑलरेडी मिल रही है। अभी स्पेक्ट्रम चार्जेस का रीअसेसमेंट पूरा होना बाकी है। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि 31 दिसंबर तक उसका रीअसेसमेंट भी पूरा किया जा सकता है, और एक बार ये रीअसेसमेंट पूरा हो जाएगा तो जो वोडाफोन की लायबिलिटी है उसमें 60% से लेकर के
65% की कमी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि जो फाइनल फैसला है वो दूरसंचार विभाग की कमेटी लेगी। दूरसंचार विभाग ने ऑलरेडी एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन ऑलरेडी कर दिया है, तो वो कमेटी इसका पूरा काम ऑलरेडी देखने की शुरुआत कर दी है। तो हो सकता है कि 31 मार्च तक आपको एक अच्छी खबर देखने को मिले कि कंपनी जो दूरसंचार विभाग है उसने लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूज चार्जेस दोनों का रीअसेसमेंट पूरा कर लिया और वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज है वो घट करके कम हो गए। यानी असीम, थोड़ा सा अगर आप अपनी इस खबर और बैकग्राउंडर को जोड़ दें तो कुल मिला के एक तो एजीआर की रीपेमेंट का डेफर्ड वे में होना वोडाफोन के लिए, और इटसेल्फ इसका 60 से 65% कम हो जाना, ये दो डायमेंशन है ना इस खबर के, है ना? जी राइट, सही कहा आपने। देखिए अभी मैं जैसे कि बता रहा था कि एजीआर के दो पार्ट है, एक लाइसेंस फीस है, एक स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस है। अभी लाइसेंस फीस का रीअसेसमेंट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस का रीअसेसमेंट अभी होना बाकी है, अभी वो इन प्रोसेस है। तो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद दूरसंचार विभाग फाइनल जो नोटिस है या डिमांड है वो वोडाफोन आइडिया के सामने रखेगा। ये भी बता दूं कि 10 साल का अभी फिलहाल वोडाफोन आइडिया को उसके ऊपर मोरेटोरियम मिला हुआ है, यानी कि असेसमेंट होने के 10 साल के बाद ही कंपनी को वो पेमेंट की शुरुआत करनी है। तो अमाउंट वो फाइनली आकर के 35,000 से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए के बीच में हो सकती है। तो उसका पेमेंट भी वोडाफोन आइडिया को 10 साल के बाद ही करना, और तब तक उसके ऊपर इंटरेस्ट भी फ्रीज रहेगा। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत महत्वपूर्ण खबर को वोडाफोन आइडिया के परिप्रेक्ष्य में समझाने के लिए। हालांकि याद रखिएगा एक अंश इस खबर का भी बाकी है, एक असेसमेंट जो है वो अभी थोड़ा सा बाकी है। हालांकि जो यहाँ पे खबर इटसेल्फ अगर आप देखें काफ़ी महत्वपूर्ण, डे हाई पर वोडाफोन आइडिया आके अगर आप देखें तो ट्रेड करता हुआ 1020। हालांकि बहुत ट्रेड व्यू हम इस पर नहीं लेते हैं, बट स्टिल प्रशांत आपका व्यू 10-17 वोडाफोन आइडिया पे कोई अगर टिप्पणी कर पाए टेक्निकली अगर आप कंफर्टेबल हो तो? बिल्कुल जी, वेरी ऑनेस्टली मैं इस स्टॉक को बहुत अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसमें अगर काम करने जाए तो ना डायरेक्शन आती है ना पैसा आता है, तो मेरे लिए ये टोटली अवॉइड लिस्ट में होता है। अवॉइड एज ऑफ नाउ, ठीक है। खबर महत्वपूर्ण है, अगर आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक तो ये उस परिप्रेक्ष्य अगर आप देखें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मिनट, सेकंड, 5 मिनट आरई चार्ट्स पर बहुत टिप्पणी करने से हम बचेंगे। एक ब्रेक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं, समय का अभाव है। प्रशांत बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ डाबर में क्लियर क्रैकडाउन नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये डाउनसाइड मोमेंटम प्ले हो सकता है। तो डाबर की 480 की जो पुट ऑप्शन है 480 स्ट्राइक प्राइस, इसको बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 6.3 6.4 के जोन में। टारगेट होगा 12.5 से लेके 14, 12.5 14। ओके, डाबर की पुट 480 की 37% ओआई बिल्डअप हुआ है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पे रखे आपने, और ये डाबर की पुट आज याद रखिएगा एफएमसीजी में कोलैप्स है, वेदर इट्स डाबर, वेदर इट्स आईटीसी, वेदर इट्स एचयूएल, सब में अगर आप देखें एक प्राइस डैमेज था। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दें, तब तक के लिए